नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये कहानी कोई फ़िल्मी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये घटना घटी है। इस घटना को करने वाले को उम्र कैद की सज़ा भी मिली है मेरे दोस्त। अब ये घटना कब की है, किसके साथ हुई, कैसे हुई, लालू राज में क्या राज नहीं जंगल राज था, ये आप सारे कुछ सुनेंगे, समझेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे दोस्तों, चलते हैं आगे इस सच्ची कहानी के सफर पे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट की। वहाँ बिहार के सिवान के एक बाजार में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ एक व्यापारी, जो उस बेरोजगारी के टाइम में भी कई लोगों को रोजगार दे रखा था। कई सारे काम थे उनके, जैसे डालडा का एजेंसी, तेल का एजेंसी, कोक का एजेंसी और बहुत बड़ा परचून का दुकान। उसमें खुद तो चंदा बाबू के 3 बेटे काम करते ही थे और कई सारे नौकरों को भी काम दे रखा था। वहाँ के लोकल लोगों को भी काम दे रखा था। दोस्तों, ये कहानी सिवान बाजार का है, जहाँ पे एल साइड, एल जो होता है कॉर्नर वाला एक प्लॉट चंदा बाबू खरीदते हैं। उस पे नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाते हैं। नीचे दुकान बन के फिनिश हो गया था और ऊपर मकान में काम चल ही रहा था। लेकिन दुकान के उद्घाटन में वो शहाबुद्दीन को बुलाते हैं, जो शहाबुद्दीन वहाँ का डॉन माना जाता था, गुंडा माना जाता था, मवाली माना जाता था। दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसको नहीं बुलाओगे तो उसको बुरा लग जाएगा और वो फिर क्या करेगा, किसी को पता नहीं रहता था। इसलिए चंदा बाबू ने उसको बुलाया। चंदा बाबू देख रहे थे, जो शहाबुद्दीन आया बैठा, उसको पानी वानी दिया गया, लेकिन वो जगह को देख रहा बार बार और घर को देख रहा है और दुकान को देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा शहाबुद्दीन आंखों के इशारों में कह रहा हो, जो ये मकान, ये घर तो मेरा होना चाहिए था। बहरहाल ये उद्घाटन हुआ, फिर शहाबुद्दीन वहां से गया, कामकाज चलता रहा। तो 16 अगस्त 2004 को डालडा की ट्रक दुकान पे खड़ी थी, चंदा बाबू के दुकान पे, और वो अनलोडिंग हो रहा था। लेबर लोग अनलोडिंग कर रहे थे, दोनों बेटा दुकान में थे। उसके बाद शहाबुद्दीन के कुछ गुंडे आए। गुंडे आने के बाद वो, जिसमें उसका अपना सगा चचेरा भाई भी था, उसने बोला चंदा बाबू के बेटे सतीश से, जो 2 लाख रुपए दो। तो सतीश बोला, भाई साहब, पिताजी तो यहाँ नहीं है, पटना गए हैं, अंकल के घर में कोई फंक्शन था, उसी में गए हैं, वो आएंगे तो आप बात कर लीजिएगा। फिर लेकिन वो बोला, नहीं, हमें बात नहीं करना, हम शहाबुद्दीन के आदमी है, तुम्हें पता नहीं है। 2 लाख बोला, 2 लाख दे दो। दोस्तों, आपको बताऊं, उस दौर में शहाबुद्दीन का इतना बदमाशी था, खौफ था लोगों में। जो आपका जैसे दुकान है, घर है, मकान है और उसमें भगवान का फोटो लगा है, मंदिर है, उसमें एक शहाबुद्दीन का फोटो भी लगाना पड़ता था और उसकी भी पूजा करनी पड़ती थी। दोस्तों, ये था, गुलामी मानसिकता से हम अभी भी नहीं उभरे हैं। अगर उस टाइम में सारे लोग, पूरे सिवान का जनता एक हो जाता, तो क्या ये अकेला शहाबुद्दीन कुछ कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन सब डरे हुए थे। इसी को कहते हैं गुलामी का मानसिकता। कहाँ थे उस टाइम में संविधान? कहाँ थे जो इस गुंडा मवाली को इतना बड़ा नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया? कहाँ था वो संविधान, जब सिवान में एक 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 निर्दोष नागरिक को लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था, घरों को तोड़ दिया जाता था, बच्चों का किडनैप हो जाता था। दोस्तों, इस जंगल राज में कभी भी संविधान की रक्षा नहीं हुई। आज उसके बच्चे कहते हैं, जो संविधान बदल जाएगा, हमें संविधान की रक्षा करनी है। दोस्तों, तो चलते हैं कहानी के इस सफर पे। फिर उसके बाद वो गुंडे चंदा बाबू के बेटे सतीश से मारपीट करने लगे। तो गिरीश दूसरे दुकान में था, वो भी आया
और अपने भाई को बचाने लगा। लेकिन ग्रीस के पास ना डंडा था, ना लाठी था, ना पत्थर थे, ना ईंट था। वो कैसे बचाता अपने भाई को? और 3 गुंडे शहाबुद्दीन के उसके भाई को मारे जा रहा था, बहुत बेरहमी से मार रहा था। तो फिर वो लड़का जो वहीं पे दुकानों के लिए और स्टाफ के लिए टॉयलेट बना रखा था, उसमें थोड़ा सा तेजाब था, वो लाके और तेजाब दिखा के उस गुंडों पे छिड़का तो गुंडे भागे। तो फिर इसने अपने भाई को बचाया। भाई को बचाने के बाद फिर ये लोग अपना काम करने लगे। लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद शहाबुद्दीन के कई गुंडे, मवाली बदमाश, रिश्तेदार उसके दोबारा आए और चंदा बाबू के दोनों बेटों सतीश राज, गिरीश राज और एक तब तक बड़ा बेटा नीतीश राज भी आ गया था। तो तीनों को उठा के शहाबुद्दीन के घर पे ले गए। दोस्तों बताऊं, उस टाइम में शहाबुद्दीन जेल में था, सिवान के एक जेल में था। लेकिन डेली रात को उसे बेल मिल जाती थी और डेली वो अपने घर आ जाता था। दोस्तों ये थी संविधान की रक्षा हो रही थी वहां पे। जितने भी सरकारी महकमे थे वो सब शहाबुद्दीन के गुलाम थे। दोस्तों आप क्या समझ रहे हो? एसपी, डीएसपी, डीएम, कोर्ट, थाना सब उसके गुलाम थे, जो वो कहता वही होता था। तो दोस्तों रात को फिर शहाबुद्दीन बेल पे आया, घर आया, संविधान को तोड़ते हुए जब अपने घर आया जेल से, तो फिर वो बोला जो किसने तेजाब छिड़का था, बताया गया ये दोनों थे। तो पहले शहाबुद्दीन ने उस दोनों लड़के को तेजाब से नहलवाया, मतलब बहुत बड़ा ड्रम मंगा के नहलवाया। दोस्तों वो दोनों चीखते चिल्लाते, चीखते चिल्लाते शोर मचा रहे थे, लेकिन कोई सुनाने वाला, कोई उसके दर्द को सुनने वाला नहीं था। दोस्तों वो दोनों तरफ तरफ के मर गए। फिर उसके बाद शहाबुद्दीन अपने सामने में, जैसा नीतीश राज कह रहे हैं, उसके ऊपर नमक छिड़कवाया। नमक छिड़कवाने के बाद हड्डी बचे थे उसको कटवाया और बोरी में डलवा के कहाँ फेंकवा दिया पता नहीं चला। आप कहेंगे नीतीश राज जो एक भाई को बांध रखा था उसको क्यों छोड़ दिया? तो मेरे दोस्त यही राज है। शहाबुद्दीन कह रहा था जो इसको बचा के रखो, और चंदा बाबू इसके प्यार में इसको बचाने के लिए आएगा, फिर जमीन लिखवा लेंगे, वो घर लिखवा लेंगे, वो दुकान लिखवा लेंगे। उसके बाद इस दोनों बाप बेटों का भी यही हश्र करेंगे। दोस्तों फिर रात होता रहा, दोनों भाई को मरता देख ये भाई अंदर ही अंदर टूट गया था और किसी तरीके से सोच रहा था जो अपनी जान और अपने बाप की जान बचाए। रात को ये टॉयलेट का बहाना करता है, बहाना करने के बाद ये भाग जाता है। भागने के बाद एक जो भुट्टा होता है उसके खेत में छुप जाता है। उसके बाद ये गन्ने के खेत में छुपता है। वहां पे गन्ने की कटाई भी हो रही थी और गन्ना लोडिंग हो रहा था सिवान शुगर फैक्ट्री में जाने के लिए। तो ये गन्ने के खेत में छुप गया। जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली चलने लगी तो ये ट्रैक्टर पे जाके चढ़ के गन्ने के ऊपर जाके सो गया। दोस्तों फिर सिवान जो वो गन्ना फैक्ट्री के पास ट्रैक्टर रुकी तो ये वहां से उतर के भाग गया, और कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। 5-6 महीने इसे अपने घर से कोई संपर्क नहीं था। और चंदा बाबू तो अपने भाई के घर में कोई फंक्शन था तो ये पटना में थे। तो दोस्तों न्यूज़पेपर में जब सुबह छपी चंदा बाबू का नाम, तो चंदा बाबू अपने बर्बादी की कहानी अपने आंखों से पेपर में पढ़ रहे थे और रो रहे थे। दोस्तों फिर घर पे संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने चंदा बाबू की बीबी और बेटी को समझाया जो ये आपके साथ भी कुछ गलत कर सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ से भाग जाओ। चंदा बाबू की पत्नी और बेटी किसी तरीके से वहां से भाग गए, बहुत दूर चले गए। अब घर में थे 5-6 लोग थे, लेकिन किसी को किसी से कोई संपर्क नहीं था। चंदा बाबू को भी लोगों ने
समझाया, फोन किया, जो वहां पे महावीर मंदिर में अब हनुमान चालीसा करो, भजन करो, यहाँ मत आओ, नहीं तो शहाबुद्दीन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे दोनों बेटों को बड़ी बेरहमी से तो मार ही दिया है, तीसरा पता नहीं कहाँ है, मार दिया है या जिंदा है, और आप बचे हो तो आप भी जो है मारे जाओगे। चंदा बाबू नहीं आए और चंदा बाबू वहीं अपने भाई के यहाँ रहने लगे, और वहां से लालू से मिलने की लोगों से विनती करने लगे, जो छोटे छोटे नेता होते थे। लेकिन चंदा बाबू को उस टाइम में एक मंत्री का साथ मिला, और उन्होंने बोला जो मैं लालू जी से आपको मिलवाऊंगा। लालू जी से मिलवाने वो ले भी गया, लेकिन चंदा बाबू ऐसे कहते हैं, कई दिन टाल मटोल करने के बाद कभी नहीं है, कभी दवाई खा के लालू जी सोए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये करने के बाद एक दिन लालू जी ने बोल दिया। चंदा बाबू ऐसा कहते हैं, जो लालू भी डरते थे शहाबुद्दीन से, और लालू जी ने बोल दिया जो देखो ये मुस्लिम का मामला है, मुल्ला जी का मामला है, इसमें मैं नहीं बोल सकता हूँ। और इसमें लालू जी ने भी कुछ नहीं किया। दोस्तों आप सोचो, जिस राज्य में इतना बड़ा एक लफंगा पैदा हुआ हो, लोगों का जीना दुश्वार कर दिया हो, किसी को भी मार दे रहा हो, कितनी भी बेरहमी से मार दे रहा हो, लेकिन उस राज्य का सीएम कुछ नहीं कर पाता है उसके लिए, वो क्या कभी आपके बच्चों के लिए खड़ा हो पाएगा? क्या वो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएगा? पक्का निश्चित है, जो उसके राज्य में अगर आप उसे चुन के लाते हो तो दोबारा जंगल राज आना निश्चित है। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी कोई लिखा हुआ, कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची घटना घटी है। इस केस में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास भी हुआ था दोस्तों। तो फिर लालू जी के मना करने के बाद ये बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद शहाबुद्दीन का कॉल चंदा बाबू के भाई के पास आता है, जो एक बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे, और उन्हीं के घर पे चंदा बाबू रुके हुए थे पटना में। तो उनके भाई को धमकाया जाता है, जो तुमने चंदा बाबू को अपने घर पे रखा हुआ है, मैंने तुम्हारा घर देख रखा है, जानता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं, तुम क्या करते हो, जो इसलिए अगर तुम्हें ठीक से रहना है तो इसको घर से निकालो, नहीं तो इसी के जैसा तुम्हारा भी हाल करेंगे। अब चंदा बाबू के भाई डर जाते हैं, अपने भाई को कहते हैं जो इस तरीके से फोन आया है, अभी तक तो मैं आपका साथ दे रहा था, लेकिन ऐसा ऐसा है। तो चंदा बाबू खुद ही कहते हैं भाई नहीं, आप ठीक रहो, मैं चला जाता हूँ। फिर वो महावीर मंदिर चले जाते हैं, और उनके भाई डर के मारे बिहार से अपना ट्रांसफर मुंबई करा लेते हैं दोस्तों। मुंबई ट्रांसफर कराने के बाद वो वहां चले जाते हैं। चंदा बाबू मंदिर में, महावीर मंदिर में अपना वहीं जीवन बसर करने लग जाते हैं। लेकिन उसी बीच में उनको एक कांग्रेस का कोई नेता मिल जाता है, जैसा चंदा बाबू कहते हैं। तो वो कहते हैं जो आप मेरे घर पे आओ, रात को रहो, दिन को जो खाना पीना मिलता है, खाना पीना का व्यवस्था आपका वहीं है, दिन भर आप जहाँ रहो, लेकिन रात को आप हमारे घर पे ही सो सकते हो। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड और लोगों के रहने का व्यवस्था है। चंदा बाबू को एक सहारा मिलता है, वो अपना सुबह खाना पीना खा के उनके घर से चल देते थे, अपना घूमते रहते थे, जो कोई सहारा मिल जाए, कोई कोई क्लू मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए और परिवार का, और रात को फिर आके खाना खा के वहीं सो जाते थे, दिन भर घूमते रहते थे। तो दोस्तों ऐसा चल ही रहा था। फिर चंदा बाबू हिम्मत करके सिवान पहुंचते हैं, और तब तक एफआईआर हो गया था। एफआईआर होने के बाद जो उनका एक बेटा था, वो भी गवाही देने को तैयार हो गया, जो बच गया था, जो भाग गया था। फिर गवाही हुई, लेकिन शहाबुद्दीन ने, जो नीतीश राज बच गया था, अपने भाइयों के दर्दनाक मौत का गवाही देने वाला था, शहाबुद्दीन ने जज के सामने, कोर्ट के अंदर उसको धमकाया, जो मैं शादी भी कराता हूँ, श्राद्ध भी कराता हूँ, तेरा शादी भी कराऊंगा और श्राद्ध भी कराऊंगा, नहीं तो गवाही देना छोड़ दे। जज के सामने ऐसा चंदा बाबू कहते हैं, और जज साहब ने मुंह मोड़ लिया। दोस्तों किस कानून की आप बात करोगे, किस संविधान की आप बात करोगे? किसी ने भी शहाबुद्दीन के खिलाफ, उसके गुंडा राज के खिलाफ, उसके बर्बरता के खिलाफ, किसी भी बेगुनाह के साथ वहां पे उस टाइम में बिहार में कोई खड़ा नहीं होता था। दोस्तों
जज साहब के मुंह मोड़ने के बाद चंदा बाबू और टूट गए थे, लेकिन वो भाई नीतीश राज नहीं टूटा और शहाबुद्दीन के तरफ से लाख प्रलोभन आया, जो तुम्हें मैं जमीन दे दूंगा, घर दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, शहाबुद्दीन का नाम हटवा दो। लेकिन नीतीश राज बस यही कहता था, तुम मेरा भाई नहीं दे दोगे। और ये भाई हमेशा अपने भाई के लिए खड़ा रहा और गवाही देता रहा, जिससे शहाबुद्दीन को लास्ट में उम्र कैद की सजा भी हुई। लेकिन दोस्तों, एक लास्ट गवाही जो था, जिसमें शहाबुद्दीन को शायद फांसी की भी सजा होती, उस गवाही से 3 दिन पहले शहाबुद्दीन के गुर्गे और शहाबुद्दीन ने नीतीश राज को गोलियों से भुनवा दिया 2014 में। इस गोली से भुनवाने से मात्र 22 दिन पहले नीतीश राज की शादी हुई थी दोस्तों, और 22 दिन के बाद उसकी बीवी विधवा हो गई और चंदा बाबू के तीनों बेटे को शहाबुद्दीन के गुंडागर्दी ने खा गया, उनके परिवार को खत्म कर दिया। इसी बीच जो उनका भाई पटना से ट्रांसफर करा के मुंबई गए थे, उनको भी हार्ट अटैक आ गया शहाबुद्दीन के डर से, शहाबुद्दीन के खौफ से, और वो भी मर गए। तो मतलब आप ये कह सकते हैं, जो शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू की दुनिया ही उजाड़ दी और सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। दोस्तों, कई बार चंदा बाबू ये कह चुके हैं, जो अगर शहाबुद्दीन मेरे से वो घर मांग लेता तो मैं उसे दे देता, लेकिन उसने मेरे से मांगा नहीं। मैं पटना में था, मेरे बच्चों के साथ बर्बरता किया, और आज वो भी अब नहीं है इस दुनिया में। उनका एक विकलांग छोटा बेटा है बस। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको दुखी करना नहीं था, सच्ची बात बताना था। जंगल राज में क्या क्या होता था, संविधान की कैसे रक्षा होती थी, कानून तोड़ने वाले कितने थे। दोस्तों, इस कहानी को कमेंट करके और शेयर करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं आगे एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।